हेलो स्टूडेंट। क्लास 11th में हम लोगों ने सीक्वेंस सीरीज टॉपिक को स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने जो सीक्वेंस जो फर्स्ट टाइप जो सीक्वेंस का पढ़ा था वो था हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे भी ये आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ टॉपिक है, क्लास 10th में आपने पढ़ रखा है। ठीक है, मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिकॉल किए थे। प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने डिस्कस किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। आपके बुक में भी ऑलरेडी ये सारी प्रॉपर्टी लिखी हुई है। इसके अलावा भी हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे। ठीक है, सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो देखा था जनरल टर्म्स रिलेटेड देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसी कुछ प्रॉपर्टी देखी थी। आज जो हम लोग एक बार रिकॉल करें सम ऑफ एपी। मैं प्रूफ नहीं दूंगा क्योंकि प्रूफ आपने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ रखा है। मैं सिर्फ सम से रिलेटेड जो कुछ कॉन्सेप्ट है ना वो आपको मैं बताऊंगा। सो व्हाट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मान लीजिए कि A1 A2 एन अगर एपी में है तो इसका सम क्या होगा। सो सम डिनोट होता है एसएन बिकॉज एन टर्म्स आर देयर, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द नोटेशन एसएन। एसएन मीन्स व्हाट, वी आर एडिंग द एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, सो एसएन का क्या फॉर्मूला है, एन बाई टू ए वन फर्स्ट टर्म होगा प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर व्हाट इज डी, डी इज द कॉमन डिफरेंस, D is your common difference and A1 is your first term। मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बोल रखा है कि एक एपी में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्यों? अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो आप पूरे एपी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म नहीं पता है या कॉमन डिफरेंस नहीं पता है और एपी के बारे में आपसे डिस्कस करने के लिए बोला गया, तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन की मदद से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता कीजिए। ठीक है, सो इस फॉर्मूले में आपका ए वन है फर्स्ट टर्म, और एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, एंड डी क्या है कॉमन डिफरेंस। तो अगर ये चीज हमको पता है तो हम एन टर्म्स का सम निकाल सकते हैं एपी में। एक और फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है। अब आप देखिए ये फॉर्मूला नया नहीं है, एक्चुअली इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। कैसे हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब आप देखिए ये जो है ये nth टर्म है ना, और इसमें जो nth टर्म है वही आपका लास्ट टर्म है। सो हम इस फॉर्मूले को एक और तरीके से देख सकते हैं, n बाई टू ए वन प्लस एन। बट ये फॉर्मूला आप तभी यूज कीजिएगा जब आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता हो कि कितने टर्म्स हैं, और जो लास्ट टर्म है वो आपको पता हो, तभी आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इट विल बी मच बेटर टू यूज दिस फॉर्मूला, है ना। क्योंकि इसमें हमको सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही जानने की जरूरत पड़ रही है। इस फॉर्मूले में आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी जानना है, और लास्ट टर्म का पोजीशन क्या है, क्योंकि एन का पोजीशन कौन बता रहा है, एन, ये भी आपको जानना पड़ेगा। लेकिन अगर लास्ट टर्म आपको मान लीजिए कि जैसे इसका सम करना है आपको, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 25 प्लस 29 प्लस 33 प्लस 37 इसका सम करना है। तो अब आप देखिए कि अगर आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ए वन प्लस ए एन। तो ए वन तो आपको पता है 5 है, एन आपको पता है 37, बट एन का वैल्यू नहीं पता, यानी 37 का पोजीशन नहीं पता है। तो सबसे पहले आपको इस केस में क्या पता करना पड़ेगा, 37 का पोजीशन। तो इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 37 का पोजीशन पता करने के लिए, एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको एन का वैल्यू 37, ए वन है 5, एन माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है, कॉमन डिफरेंस 4 है। तो इससे आपको n का वैल्यू पता चल जाएगा, तो आपको 37 का वैल्यू पता चल जाएगा, तब आप जाके इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम जो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। ये फॉर्मूला यूज करने के बाद हमको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। तो उससे अच्छा है कि हम क्योंकि इसमें हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही पता करना पड़ रहा है, और एन का वैल्यू इसमें पता करना पड़ेगा आपको, है ना, कि कितने टर्म का सम करना है। तो वो आप तो आपको पता करना ही पड़ेगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो
होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला हम कैसे यूज कर रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एस एन को थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। आपको पता है ना, ए और डी जो है वो हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, एन, है ना। तो ये हम बोल सकते हैं एन में पोलिनोमियल है। इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। एस एन इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, एन प्लस एन बाई टू इंटू एन माइनस वन इंटू डी। अभी आप इसको और मल्टीप्लाई कीजिए, ए इंटू एन प्लस एन स्क्वायर बाई टू इंटू डी माइनस एन इंटू डी बाई टू। ये दोनों एन का टर्म है तो इसको आप एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। इसमें a माइनस डी बाई टू इंटू एन। नाउ यू ऑब्जर्व, इसको आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। ये मैंने बोला ये n में पोलिनोमियल है, n में ये पोलिनोमियल है ना, ये जो है n में पोलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज टू। n का जो हाईएस्ट पावर है, n का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, n का हाईएस्ट पावर टू है। सो हम बोल सकते हैं कि जो सम होता है एपी का वो हमेशा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है विथ वन मोर कंडीशन। क्वाड्रेटिक के साथ एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसा दिखता है, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर का टर्म भी होता है, एक्स का टर्म भी होता है, कांस्टेंट टर्म भी होता है। यहाँ तो एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म भी है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है। यानी कि जो कांस्टेंट टर्म का वैल्यू है ना वो जीरो होगा। यानी कि एक एपी का जो सम है वो हमेशा कैसा दिखेगा, ऑब्वियसली इट विल बी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बट कांस्टेंट टर्म विल बी जीरो। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि एस एन, मैंने नहीं बताया कि किस सीक्वेंस का ये सम है, बट दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सीक्वेंस इट इज, और ये ऐसा दिया हुआ है, एन स्क्वायर प्लस एन। तो विदाउट एनी कैलकुलेशन you can say that this sum will be the sum of n terms of an AP। ये जो सम है एक सीक्वेंस का सम है, बट दिस सीक्वेंस विल बी एन एपी। ये जो सीक्वेंस होगा ना एक एपी होगा। क्यों? अब आप इसको कंपेयर कीजिए जो एपी का सम वाला फॉर्मूला है उससे। एपी के सम वाले फॉर्मूले के हिसाब से देखिए, एन स्क्वायर का टर्म है, एन का टर्म है, कांस्टेंट टर्म जीरो है, तो इसके हिसाब से जो सम का टर्म है उसके हिसाब से ये मैच कर जा रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो सम है ना एक एपी का सम होगा। ठीक है, तो सम को भी देख के हम पहचान सकते हैं कि ये जो सम है एपी का सम है नहीं। फॉर एग्जांपल एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एस एन इज इक्वल टू, मान लीजिए आपका फाइव एन स्क्वायर माइनस सेवन एन प्लस थ्री है। ये भी क्वाड्रेटिक है, बट दिस क्वाड्रेटिक एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसमें कांस्टेंट टर्म जीरो नहीं है। तो ये जो सम है ना ये सम एपी का नहीं हो सकता है। दिस इज नॉट द सम ऑफ एन एपी, दिस इज नॉट सम ऑफ एन एपी। ये एपी का सम नहीं है, एक सीक्वेंस का सम होगा, बट ये जो सम है एक एपी का सम नहीं हो सकता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा जस्ट एक मिनट वेट कीजिएगा। ओके, सो हमने ये कंक्लूड किया कि अगर जो सम है एन टर्म्स का एक सीक्वेंस का और वो क्वाड्रेटिक है विथ कांस्टेंट टर्म जीरो, तो वो जो सम होगा वो एक एपी का होगा। अदरवाइज दैट सम विल नॉट बी एन sum of that sum will represent the sum of a sequence, but that sequence will not be an AP। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि एक एपी का जो सम है वो कैसा दिखता है। अब आते हैं कि सम से हम सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए ये एस एन है, ये सेवन एन स्क्वायर माइनस थ्री एन है, ये एपी का सम है। हम बोल सकते हैं दिस सम ऑफ एन एपी, दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी के एन टर्म्स का ये सम है, वी कैन से।
अब हमको ये देखना है कि ये जो सम है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो अब आप देखिए कि एन का वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देंगे तो इसका मतलब एक टर्म का सम। अब एक टर्म का सम का मतलब क्या है, सिर्फ फर्स्ट टर्म ना। यानी कि एन का वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे सम में तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। सो S1 कितना आ रहा है, 7 - 3, सो 4। यानी कि इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है। और अब कॉमन डिफरेंस पे आते हैं। सो कॉमन डिफरेंस क्या है। अब आप कॉमन डिफरेंस देखिए कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अगेन जस्ट गो बैक टू योर जनरल टर्म। अब आप देखिए कि यहाँ पे एन स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो क्या है, d/2 है। यानी कि एन स्क्वायर का कोफिशियंट ही आपको कॉमन डिफरेंस दे देगा। यानी कि यहाँ एन स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, एन स्क्वायर का जो कोफिशियंट है इसमें वो 7 है। यानी कि जो 7 है वो d/2 के बराबर है। यानी कि d का वैल्यू कितना होगा, 14। यानी कि एक एपी में जो कॉमन डिफरेंस है वो इस एपी का 14 होगा, विदाउट कैलकुलेशन वी कैन से। हमेशा ध्यान रखिए जो एन स्क्वायर का कोफिशियंट होता है वो d/2 के बराबर होता है, तो आप उससे d का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए सम अगर दिया हुआ है तो हम एपी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ओके। सो ये हुआ सम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब मेरे ख्याल से जो सम निकालने वाला है ये सारा आपने क्लास 10th में कर रखा है, तो मैं उस सारे पार्ट पे नहीं जा रहा हूँ, वो आप इजिली खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट अब जो है हमारा नया टॉपिक है एपी में, वो है जो हमने नहीं पढ़ रखा है, वो है हमारा अर्थमेटिक मीन। ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे।